नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सियासी मुद्दे पर जिसका संबंध मध्य प्रदेश से भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के उनसे भी है। दरअसल वजह यह कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन बाबू जो हैं उनकी भी सीट पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था और वो भी बुरी तरह से हार गए। उससे भी खास बात है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और यहाँ भाजपा की दतिया सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहाँ भी बीजेपी हार गई। अब जाहिर है कि हार के कारण खोजे जाएंगे। इस हार के क्या मायने हैं? अगर संजीदगी से बातचीत हुई तो कारण मिल जाएंगे और अगर किसी को ढाल बना के हार का जो हार है वो किसी के गले में डाला गया तो फिर मुश्किल है कि इसके जो गड़बड़ियाँ हैं वो सुधर पाए। आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे कि भाजपा की हार के मायने क्या हैं। लेकिन चर्चा शुरू करें उसके पहले बता दें कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात सुनेंगे। लेकिन उसके पहले ये भी बता दें कि चर्चा में जुड़ेंगे दिल्ली से हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ नागेंद्र सिंह परमार जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार जूम पर जुड़ेंगे रंजन श्रीवास्तव जी और स्टूडियो में मौजूद है पत्रकार साथी युगराज योगेश जी। पहले सुनते हैं राजनेताओं की बातचीत और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। यह चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। दतिया की जनता को खूब 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 साधुवाद, खूब उनका ऋणी और उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की राजनीति में बदलाव का शंखनाद किया। दतिया की जनता ने पूरे देश को, प्रदेश को मैसेज दिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो अखंड अहंकार और रिवेंज की पॉलिटिक्स है उसका प्रतिकार किया। एक नई दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए रास्ता दिया। राहुल गांधी जी के उठाए मुद्दों को दतिया की जनता ने सील लगाई है। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपने जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। मैं कांग्रेस के इन सभी जाबाज कार्यकर्ता हूं जिन्होंने की सब दुख दर्द सहकर भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। ये अपने आप में उनकी बहादुरी और उनकी कर्मठता इससे प्रमाणित होती है। मैं मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को, उनके सभी पदाधिकारियों को, अध्यक्ष जी को, हमारे विपक्ष के नेता जी को आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने परिश्रम करके हमें इस सीट इस चुनाव में जिताई गई। और साथ में घनश्याम सिंह जी को भी जो आज चुन के आए हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि वे जनता की कसौटी पर फिर से खड़े उतरकर जनता की सेवा करेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस खुश है। बीजेपी ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने पिछले बार से बढ़त बनाई है, दतिया में हार का अंतर कम किया है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल जी कहते हैं कि हम अगर कोई दोषी हो तो कार्रवाई भी करेंगे। सबसे खास बात है, हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस बार सबसे भाग्यशाली का अगर कोई है इस पूरे चुनाव नतीजों में तो वो ईवीएम है। वो बच गई आरोप प्रत्यारोपों से और ईवीएम का भाग्य आम चुनाव में भी बना रहे, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि उपचुनाव में तो कांग्रेस जीत गई, आम चुनाव में अक्सर चित हो जाती है, तब फिर ईवीएम और वोट चोरी इसकी बात आती। मुझे लगता है कि जो राजनेता इस समय जो प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं वो आम चुनाव में भी ईवीएम को बख्शेंगे और इसी तरह कार्यकर्ताओं को साधुवाद देंगे और अपनी रणनीति को सिर माथे लगाकर आगे बढ़ेंगे। तो चर्चा शुरू करते हैं। रंजन जी, चर्चा आपके साथ शुरू की जाएगी। ये जो सारा मामला है, हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कोई दोषी हुआ तो हम कार्रवाई करेंगे,
दोषी तो सिस्टम ही हो गया पूरा, क्योंकि टिकट बांटने का जो प्रोसेस है बीजेपी में वो बदल गया है। बीजेपी पुरानी है, उस प्रोसेस टिकट बांटने का नया हो गया है। उसमें अब किसी से पूछा नहीं जाता। हो सकता है कि हेमंत खंडेलवाल जी को भी नहीं पता होगा कि दतिया उपचुनाव में पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी कौन होगा। मैं ये नहीं कहता कि उनको पता नहीं होगा, ऐसा मेरा संदेह कि शायद उनको भी नहीं पता होगा, और जो आशुतोष तिवारी का नाम आया। अब इस सिस्टम के दोषी को कार्रवाई करने की मुझे लगता है कि राज्य नेतृत्व में तो ताकत नहीं है, क्योंकि दिल्ली से हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन भी जब हुआ नवीन कुमार जी का, तब भी देखिए कि किसी को मालूम नहीं था, अचानक चौंका दिया गया। उनके भी क्षेत्र में बीजेपी बुरी तरह हार गई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना विधानसभा चुनाव हार गए। खबर ये भी है कि वो अपने वार्ड से भी चुनाव हारे हैं, बीजेपी को वोट नहीं मिले वहाँ। मध्य प्रदेश के दतिया में भी नरोत्तम मिश्रा के वार्ड से बीजेपी हार गई है। अब बहुत से लोग कह सकते हैं कि ये जैन जी का मामला है, क्योंकि फैशन में है कि अब कुछ भी होगा तो जैन जी ने किया है, घर में भी अगर कुछ हुआ तो जैन जी ने किया है। लेकिन इस मतदान के दौरान युवाओं की कोई बहुत भीड़ नज़र नहीं आई, इसलिए हम वो जो संभावनाएं कल से शुरू हो जाएंगी या आज से चल रही होंगी, उससे खारिज करते हैं कि जैन जी का मामला नहीं है। ये भाजपा के भीतर कार्यकर्ताओं का एक तरह से पार्टी को समझाने का तरीका है कि अगर उपचुनाव में आप ऐसा करेंगे तो आम चुनाव में भी आपकी ऐसी दुर्गति होगी। ये अलार्मिंग स्टेज है, आपको समझा रहे हैं, और अगर इसी तरह से सिस्टम चला तो फिर दिक्कतें आम चुनाव में आ जाएंगी। ये बहुत सारी चीज़ें जिस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस की कोई शक नहीं कि बल्ले बल्ले है। विजयपुर से उपचुनाव जीते थे, रामनिवास रावत वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी थे, भाजपा में शामिल हुए, दोबारा लड़े रावत जी और वो भी हार गए। तो जरूरी नहीं था कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से जीत जाते। जैसे रावत जी विजयपुर से हार गए थे, वैसे अगर यहाँ से टिकट मिलता तो हो सकता है कि वो जीतते या हारते। अब ये तो भविष्य माने अंदाज की बात है। लेकिन अब ये सारा मामला ये है कि नरोत्तम मिश्रा दुखी हो गए, उनकी आंख से 2 आंसू गिरे और उन आंसुओं ने बीजेपी को पराजित कर दिया। तो ये बहुत सारी, अब आंसुओं का दोष है तो उस पर कार्रवाई की जाए, बहुत सी चीज़ें हैं। आपकी राय कैसे देख रहे हैं आप मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव को और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विधानसभा क्षेत्र को जहां से बीजेपी हार गई? हम लोग तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं जी तो जो भी फैक्टर्स होते हैं जी उस पर निगाह डालते हैं, चाहे नेशनल हो या लोकल इश्यूज हो। जी जी मूलतः जो विधानसभा चुनाव होते हैं लोकल मुद्दे पे होते हैं, लेकिन जो देश में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो रिजल्ट वैसे देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या हुआ, भितरघात हुआ नहीं हुआ, पार्टी लोग जानते हैं, बता पाएंगे। लेकिन जो लोकल फैक्टर बता रहे हैं, मैं पिछला रिजल्ट देख रहा था राघवेंद्र जी, जी जी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो वोट परसेंटेज कम हुआ है उसमें 21,000 वोट भाजपा कम हुए हैं, लेकिन 22,000 वोट कांग्रेस के भी कम हुए हैं। तो अगर उस पलड़े को देखा जाए तो दोनों के वोट उतने ही कम हुए हैं, 22 मान लीजिए, 21 मान लीजिए, जी और हार का अंतर भी उतना ही है। तो मुझे तो दतिया में जो हुआ वही फैक्टर 2023 के जो फैक्टर थे या जो मूड था पब्लिक का, वो अभी तक चला आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट किया है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलता होता, जीत जाते, तो इफ एंड बट की मामला है। जी और ये माना जाए कि नरोत्तम मिश्रा चुनाव हरवा दिया, ये भी बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी। कोई भी आदमी अपने को चुनाव हरवा के अपना पॉलिटिकल फ्यूचर क्यों खत्म करना चाहेगा। लेकिन वो जो डिस्ट्रस्ट था दोनों के बीच में, राघवेंद्र जी, मैं जो लास्ट में न्यूज पढ़ा, मैं तो वहां गया नहीं था, जी तो ये जो लास्ट में न्यूज आई थी चुनाव जो वोटिंग हुआ था उसके 1 दिन बाद, कि जो उनके समर्थक थे उनको थाने में बैठा दिया गया था। तो जो डिस्ट्रस्ट था, जो अविश्वास की खाई थी दोनों के बीच में, वो अंत तक बनी रही। और बड़ा इंटरेस्टिंग एक और चीज है राघवेंद्र जी, जो सड़क पे लोग बैठे थे, मैं उसको एनालाइज कर रहा था, जी उनकी संख्या 3-3.5 के आसपास बताई जा रही है। वो अगर मान लिया जाए 3,500 लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया या वोट नहीं दिया, तो जो अगर 6 में अगर आप हाफ कर दीजिए, वोट इधर कर दीजिए बीजेपी की तरफ, तो भी बीजेपी जीत जाती। तो बहुत नैरो मार्जिन मानता है इस चीज को। 6,000 अगर 3,000 वोट इधर कर दीजिए आप, तो बीजेपी जीत जा रही है। तो मेरा मानना है कि नेशनल फैक्टर जो भी हो,
लोकल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, नंबर वन। और टिकट की बात बिल्कुल आपने सही कही। जब एक रिपोर्ट छपवाई गई, छपी कि सर्वे हुआ है, तो सभी सरप्राइज थे, आप भी सरप्राइज होंगे कि ठीक है नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा आपने। 2023 में गुस्सा रहा होगा उनके खिलाफ, तो गुस्सा कुछ तो कम हुआ होगा। चलिए मान लेते गुस्सा पूरा वही था, तो कौन सा सर्वे बताया होगा कि आशुतोष तिवारी को टिकट दिलवा दीजिए आप? कौन सा पॉलिटिकल ऑब्जर्वर मानेगा इस बात को? एक और बात है राघवन जी, जी। मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, जी नहीं, आप बोलिए। जी। आप याद कीजिए जो पिछले चुनाव होते रहे, मैं यहाँ बैठे देख रहा था, मैं तो गया नहीं था वहां पे। जब भी चुनाव होते थे तो मैं किसी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कार्यशैली बता रहा हूँ जो कार्यशैली क्या हुआ करते थे। शिवराज सिंह चौहान शारीरिक रूप से भले भोपाल रहते थे, लेकिन उनकी आत्मा वही रहती थी जहाँ उपचुनाव हो रहा है। वो अगर 10 दिन में बाद उपचुनाव होने वाला है तो 7 दिन वहीं पाए जाते थे। प्रभात झा साहब हों, तोमर साहब हों, वही कैंप कर लेते थे। खंडेलवाल साहब ने कैंप किया, ऐसा नहीं है, जी। लेकिन जो इंटेंसिटी उसमें पार्टी की दिखाई पड़ती थी उपचुनाव के लेकर के, चाहे सीहोर में हो, मुझे याद है सीहोर में प्रभात जी 1 महीने पहले जाकर बैठ गए थे। तो जो पार्टी में कमियां हैं, जो तेजी होनी चाहिए थी, अगर मान लीजिए कि डॉक्टर मिश्रा वित्रघात करने वाले हैं, उनके समर्थक नहीं आने वाले हैं, उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया आपने? मैं नहीं मान सकता कि उपचुनाव में पूरी सरकार लगी हो और डैमेज कंट्रोल ना कर पाए। जहां भी आरएसएस का डंडा हो, जहां भाजपा का डंडा हो, एक एक कार्यकर्ता पर लोग लगे हुए हों। जी। तो मेरा मानना है ये जो हार हुई है ये टोटली भाजपा की हार है, नेशनल फैक्टर। और जहां तक बांकीपुर का मामला है, जी। वो बहुत बड़ी हार पार्टी, मुझे नहीं याद आ रहा है ठीक। किसी भी नेशनल प्रेसिडेंट का असेंबली जो होम टर्फ हो वो पार्टी हार गई उसके रहते हुए। बिल्कुल। दरअसल मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि सिस्टम का मामला है। भाजपा ने जिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, नवीन जी की कोई गलती नहीं है, चुनने वालों का मामला है ये कि उन्होंने उनको चुना और उनकी भी सीट वो हार गए। आशुतोष तिवारी की गलती नहीं दतिया में, जिन्होंने आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी बनाया और वो जिता नहीं पाया इसको। अब आपने बहुत सारी बातें की, उसमें उसका लब्बोलवाब ये मैं निकाल रहा हूँ चर्चा के बीच में कि भाजपा का जो ये नेतृत्व है सरकार का और संगठन का, वो ऐसा नहीं है कि विपक्ष को जीतने नहीं देगा। शिवराज सिंह का जो नेतृत्व था वो हर कदम पर जीत चाहता था, उसको जीत की भूख थी और ये चाहते हैं कि उपचुनाव प्रतिपक्ष जीत जाए ताकि उसमें ऑक्सीजन बनी रहे, वो ना मर पाए। आम चुनाव हम जीत जाएंगे तो ये भी है कि प्राणी ना लो। कांग्रेस ही बोलते थे कुछ तो हमको जीतने दो। अब नगर पालिका से लेकर नगर निगम से लेकर उपचुनाव सब शिवराज सिंह की सरकार और उस समय का जो संगठन था वो जीतता था, चाहे प्रभात जाए बाकी लोगों। नहीं, हारे भी थे नगर निगम, कई जगह हारे भी थे। उस लिहाज से कांग्रेस के लिए ये भाजपा का नेतृत्व ऑक्सीजन देने वाला है। खैर ये अपनी जगह, लेकिन अगर ये 2.5 साल थी तो बचे थे। अगर पार्टी नरोत्तम मिश्रा को कहती कि 2.5 साल आप इलेक्शन लड़ लें, इसके बाद आपको अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, और अगर आपको टिकट नहीं भी दे रहे हैं तो भाजपा में एक वो है प्रोसेस है, संवाद करते हैं, समन्वय करते हैं। किसी का टिकट काटना होता है तो पहले उसको मेंटली प्रिपेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि अचानक कहा कि तुझे फांसी दे देंगे, वो तो सदमे में मर जाएगा फांसी के पहले। तो नरोत्तम मिश्रा जो काम कर रहे थे, जिस ढंग से उन्होंने चुनाव हारने के बाद राजेंद्र भारती को घेरा और फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, फिर वो लड़े, जीते, इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन की तारीख निकलवाई, जो भी उनके संपर्क थे नरेंद्र सिंह तोमर से जल्दी से करा के उनका सदस्यता खत्म कराई। तो वो सारी मेहनत जब वो कर रहे थे तो संगठन इशारा करता है कि आप ज़्यादा मेहनत मत करिए, लल्ला दूसरे का खेलेगा। वो कहावत है कि तेल जले बाती जले, नाम दिया को होए, लल्ला खेले काहू को और नाम पिया को हो। तो वो कहते थे तो नरोत्तम मिश्रा जी पीछे हट जाते। अब मुर्गा करे मेहनत करे, मुर्गा और अंडा खाए फकीर। तो भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसको भी लगता है ये बुरा लगा कि आप नरोत्तम जी को मना कर देते। तो नरोत्तम जी के खिलाफ जितना भी माहौल था, जैसे उनका टिकट कटा उनकी आंख से आंसू गिरे, उनको दुखी देखा, उनके विरोधी भी उनके साथ हो गए भाजपा के भीतर। और मुझे लगता है ये चीज़ें हैं, देखते हैं पार्टी की समीक्षा में क्या आता है, किस पे कार्रवाई होती है। लेकिन इस पूरे मामले में राजेंद्र भारती बेवजह कांग्रेस से निष्कासित हो गए। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने सैबोटेज किया है। अगर उनके सैबोटेज करने के बाद कांग्रेस 6000 वोट से जीत रही है, अगर वो सैबोटेज नहीं करते तो क्या 15,000 से जीतती? मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा जो विक्टिम है नरोत्तम मिश्रा के साथ साथ राजेंद्र भारती, उनकी विधायकी गई और कांग्रेस से भी वो बाहर कर दिए गए, जबकि कांग्रेस वहाँ जीत गई। नरेंद्र जी, आपकी राय?
देखिए राघवेंद्र जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि दतिया में कांग्रेस और बांकीपुर में जनसुराज पार्टी नहीं जीती, बल्कि भाजपा हारी। इस बात के मायने ये है कि देखिए, भाजपा के बारे में कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंस। पार्टी विद डिफरेंस क्यों कहा जाता है? कि मूलतः ये माना जाता है कि भाजपा का कार्यकर्ता उसकी एक विचारधारा से जुड़ा हुआ है, विचारधारा को समर्पित कार्य करता है। आप देखिए कि बहुतेरे राजनीतिक लाखों लाख कार्यकर्ता है जिन्हें कभी राजनीतिक लाभ नहीं मिला, उन्होंने अपना पूरा जीवन भाजपा को दे दिया, लेकिन फिर भी वो हंसते हंसते भाजपा के लिए काम करते रहते, क्योंकि भाजपा में जो निचला काडर है विशेष रूप से, वो कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए या पद लेने के लिए नहीं आता। वो एक विचारधारा से जुड़ा हुआ अनवरत कार्य करता रहता है, परिश्रम करता रहता है। लेकिन बदलते दौर के साथ साथ कार्यकर्ता को ये लगने लग गया कि अब तो ऊपर से पानी बहता नीचे आता है, यानी ऊपर से डिसीजन आते हैं और हम तक हमको सुनाए जाते हैं वो फरमानों की तरह। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि शायद वर्कर ने लीडरशिप को अपना दम दिखाया है। उन्होंने ये बताया कि जब दरी बिछाने का काम हम करते हैं, रैली प्रदर्शन धरने का काम हम करते हैं, पार्टी के किसी भी चुनाव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले गांव गांव कस्बे कस्बे वार्ड वार्ड घूमने का हम काम करते हैं, नारे लगाने का हम काम करते हैं, बूथ पे हम बैठते हैं और फिर हमारी सुनवाई नहीं। तो फिर पार्टी को ये चेताने की कोशिश करी है। मैं ये मानता हूँ कि अगर इससे ये भी बदला है कि निर्णय शायद पार्टी इस चीजों को, इन दोनों उपचुनावों को देखते हुए अपनी निर्णय प्रक्रिया है उसको सुधार करेगी, और जो डिसीजन थोपने की प्रक्रिया थी कम से कम उससे भाजपा सबक लेगी इस मामले में जाके। और देखिए ऐसा नहीं है, मैं ये भी मानता हूँ कि अगर अभी विधानसभा के कई चुनाव किसी राज्य के, तो आज भी भाजपा के अवसर हर जगह कहीं ज्यादा है इन राज्यों में जाने के लिए। लेकिन क्योंकि विपक्ष को आम मतदाता है वो उतना कनेक्ट नहीं होता, उसकी आज भी मूल रूप से लगता है कि शायद देश में कुछ बदलाव लाने के लिए कुछ नीतियों और एजेंडों के लिए भाजपा की जरूरत है। लेकिन भाजपा में ऊपर से ही सब कुछ डिसीजन नीचे तक थोपे जाए, जो पारदर्शिता थी उनमें, जो समन्वय था, जो आपस में पूछताछ करके चीजें थी, उनका जो नितारता भाव नजर आता जा रहा है, उसकी मैं मानता हूँ कि उसके चलते ये परिणाम आए हैं। और जितना बांकीपुर मायना रखता है, मेरे हिसाब से दतिया भी उतना ही मायने रखता है, क्योंकि मध्य प्रदेश भाजपा की राजनीतिक प्रयोगशाला है, और राजनीतिक प्रयोगशाला में अगर ऐसा कुछ होता है तो ये कम से कम जो शीर्ष नेतृत्व है उसके कान खड़े हो जाने चाहिए। बिल्कुल सीधी सी बात है कि आपके पास 2.5 साल है, आप जो कुछ उल्टा सीधा खेलना हो खेल लीजिए, लेकिन हर चीज़ के आपको फल मिलते हैं, आप अच्छा करें चाहे बुरा करें। योगीराज जी, सवाल है कि बीजेपी में बड़ी तादाद में एक ऐसा कार्यकर्ता का वर्ग है जो सिर्फ इलेक्शन में निकलता है, विचारधारा के लिए काम करता है, मतदान करवाता है और फिर वो चुनाव जीतने के बाद नेताओं के पास काम कराने नहीं जाता है, वो देखता भी नहीं उस तरफ और अपने बोरी समेटकर, टेबल समेटकर वो घर चला जाता है। वो कार्यकर्ता अगर उदास हो रहा है पार्टी के सिस्टम से, क्योंकि मुख्यमंत्री पर्ची से बन रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में चौंकाया जा रहा है, उपचुनाव तक में कोई बातचीत नहीं हो रही, चुनाव समिति की बैठक नहीं हो रही, आम चुनाव में संसदीय बोर्ड की बैठक करने के बजाय सीधे लिस्ट जारी हो रही है, तो ये सिस्टम जो गड़बड़ हो रहा है, ये 2 चुनाव में हार कार्यकर्ताओं की, दुखी कार्यकर्ताओं की एक रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है कि इस हार से कोई भाजपा की सरकार गिर नहीं रही, कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन वो आपको चेता रहे हैं घंटी बजाकर कि अगर आप नहीं सुधरे तो फिर आम चुनाव में भी यही दुर्गति होगी जो एक उपचुनाव में हो रही, क्योंकि एक उपचुनाव है, अभी पूरे संगठन सरकार तक का फोकस है, इसके बाद आप नहीं जीत पा रहे हैं। आम चुनाव में तो फिर आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। आपकी राय? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं जी, और ये हम कह सकते हैं कि एक तरह से 2023 के चुनाव की तरह ही ये चुनाव हुआ। लेकिन आप देखो, ये इतने सारे नेता वहाँ कर क्या रहे थे? मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वित्त मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, संस्कृति मंत्री, मतलब 1.5-2 दर्जन तो मंत्री वहाँ थे। संगठन की पूरी टीम थी और खुद आशुतोष तिवारी कुशल संगठक कहे जाते हैं। तो जब इनको यही नहीं पता कि संगठन कैसे चलता है, इसका मतलब तो यही हुआ। दूसरी बात, कब तक आप नरोत्तम मिश्रा को घेरते रहोगे? आप पूरे चुनाव में ठासते रहे नरोत्तम मिश्रा को बुला के, प्रत्याशी से ज़्यादा नरोत्तम मिश्रा पर ही फोकस रहा इनका। यदि ये मैदान में फोकस लगाते तो हो सकता है बदल जाता है थोड़ा बहुत गणित। पिछड़ा वोट जो बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है, वो थर्ड पार्टी जो है 22,000 वोट ले गए। उसमें कौन लोग थे? यादव साहब, चीफ मिनिस्टर साहब के। वो कहते घूमते फिर रहती है मेरे मौसेरे भाई और फुफेरे भाई हैं, कौन से भाई हैं? एक चीफ मिनिस्टर यादव वोटों को मैनेज नहीं कर पाए। और पिछड़ा वर्ग, उसमें और भी कुछ। अब इसके लिए मैं तर्क बता रहा हूँ, तर्क है, ये सत्य नहीं है, तथ्य भी नहीं है, कि वो जो 22,000 वोट उसके पास गए हैं,
अगर वो खड़ा नहीं होता तो ये कांग्रेस के पास जाते और हार का जो मार्जिन है वो 28,000 हो जाता, 26,000। ये भी बीजेपी के लिहाज से ठीक नहीं था। और दूसरा, यदि आप 2023 में चुनाव हारे तो बीजेपी ने तैयारी क्या की फिर इन 2-2.5 सालों में, या आगामी 2-2.5 सालों के लिए आपने क्या जिसने वर्क तैयारी प्लान की बनाया? जिसने तैयारी की उसको बाहर कर दिया। उसको बाहर कर दिया आप। और इन सब चीज़ों में एक फैक्टर जो सब लोग इग्नोर करते हैं, मैं बहुत पहले से ये कहता चला आ रहा हूँ, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे घनश्याम सिंह जी बहुत व्यवहार कुशल प्रत्याशी थे, लोगों से उनका जीवन संपर्क था। वो भले ही राज परिवार के थे लेकिन इसके बावजूद भी लोगों से जुड़े रहते थे, और कांग्रेस ने प्रत्याशी बदल कर ही गेम जीत लिया वहीं। और फिर उन्होंने डोर टू डोर संपर्क किया, और बीजेपी नरोत्तम में और ब्रायन भारती इनमें लगी रही। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए संगठन को कि हम कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। बाहर से गए कम से कम 10-15 हज़ार 5-10 हज़ार कार्यकर्ता पहुँचे दतिया में इन दिनों सारे होटल, सारे लॉज, सारे कमरे बुक। अब ये होटल में बैठ के ही रणनीति आप बना रहे हैं। तो ज़मीनी हकीकत भी देखना चाहिए, और लोकल लोगों की डिमांड क्या है। आपने लोकल लोगों का तो पक्ष ही नहीं जानने की कोशिश की कि जो आशुतोष तिवारी जी हैं वो आपके लिए मुफीद रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो आपने पैराशूट लैंडिंग कराई, उन्होंने पैराशूट उड़ा दिया उसको। बिल्कुल। अब एक चीज़ बस लास्ट में एक बात और मैं कहूँगा, इस सब प्रयोग के बीच में जो बीजेपी ने जो प्रयोग किया कि साहब हम सीनियर नेताओं को धीरे धीरे घर बैठाएंगे, तो क्या इस हार के बाद भी अब इस प्रयोग पे वो आगे बीजेपी जारी रखेगी कि ये जो बहुत दिनों से चल रहा था कि साहब बीजेपी के कद्दावर नेता अब धीरे धीरे साइड लाइन कर दिए जाएंगे? ये सवाल अभी अनुत्तरित है। आने वाले उसमें दिनों में देखना पड़ेगा कैसे इसको टैकल। अब इसका जवाब मैं 2-3 वाक्यों में दे दूं। हालांकि ये तो पार्टी का, बीजेपी का मामला है। वो कहेंगे कि जो सारा मामला है वो जारी रहेगा। सिर्फ वो इतना सुधार कर सकते हैं कि कार्यकर्ताओं से भी बात करें और संगठन से भी बात करें। ये जो पराजय की चीज़ आ रही है या आलोचना हो रही है वो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी, रंजन जी, चुनाव समिति तो बनाती है लेकिन चुनाव समिति की बैठक नहीं करती। चुनाव समिति में पहले क्या होता था कि चुनाव समिति कहती थी कि जो दावेदार है वो आवेदन करे और कार्यालय में जमा करा दे। फिर उन आवेदनों को बाकायदा चुनाव समिति के सामने प्रस्तुत किया जाता था। चुनाव समिति उसमें छटनी करती थी और गुण दोष के आधार पर वो पैनल बनाती थी, और वो पैनल जाता था केंद्रीय भाजपा के पास, और भाजपा जब संसदीय बोर्ड की बैठक होती थी उसमें उन नामों पर विचार होता था। उस पैनल में से जो उम्मीदवार जीतने वाला होता था उसका नाम चुना जाता था। अब ये सब सिस्टम बंद हो गया है। इसी के चलते जो भाजपा का खांटी कार्यकर्ता है, दो चीज़ें इसमें है। कांग्रेस मास बेस्ड पार्टी है, वहाँ भीड़ से फैसला होता है। बीजेपी क्वार्टर बेस है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करेंगे तो नतीजे वही आएंगे जो हम देख रहे हैं। आपकी अब बहुत छोटी सी टिप्पणी, समय की कमी रहेगी दूसरे दौर में। अगर उनका फोकस नरोत्तम मिश्रा जी बचा है, नहीं, अपन वोटर्स पे होता, पत्रकार है सर, कार्यकर्ताओं पे होता, पत्रकार भी जानता है। जहां ना पहुंचे और रवि वहां पहुंचे और कवि। मुझे तो याद है राघवन जी, आप भी बीजेपी लंबे समय कवर किए हैं, मुझे तो याद है कई दिन ये जो मीटिंग थी इलेक्शन कमेटी की जी, बहुत जीवंत मीटिंग होती थी। बाहर हजारों लोग खड़े रहते थे, किसका नाम जा रहा है किसका नहीं जा रहा है, और अच्छा खासा डिबेट होता था मीटिंग में राघवन जी। फिर नाम जाते थे, फिर ऊपर तय होता था। फिर मान लीजिए अगर नाम नहीं उसमें से है तो कन्विंस किया जाता था, लोकल लीडर्स को मनाया जाता था, तब फिर बात बनती थी। अगर दूसरे को ला रहे हैं तो अच्छा खासा संवाद था। आप देखिए कि पूरी पार्टी एक्टिव हो जाती थी। सबको पता है कि टिकट एक मिलेगा, लेकिन वो 10 दावेदार एक्टिव होते थे और पार्टी। उसका एक और फायदा था राघवन जी, उसका एक और फायदा था, पूरी पार्टी इन्वॉल्व हो जाती थी। जो हजारों लोग खड़े होते थे वो भी इन्वॉल्व हो जाते थे जी। एक एकजुटता दिखती थी पार्टी में। वो बिल्कुल कारपेट कलर से खत्म कर दिया जी। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पार्टी का इससे। बिल्कुल। अब लगता है पार्टी जरूर सोचना पड़ेगा, नहीं तो अगर बहुत लेट हो जाएगा तो 2028 से बहुत दूर नहीं है, उसमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। नागेंद्र जी, आपकी राय? देखिए नागेंद्र जी, भाजपा जो है वो सामूहिकता के लिए जानी जाती है। सामूहिक निर्णय, सामूहिक विचार विमर्श, और जिनका पिछले कुछ वर्षों से मतलब चलन कम होता गया है, मैं ऐसा मानता हूँ। और एक और बात जो आप कह रहे थे कि तर्क है, ये तथ्य नहीं है ये, लेकिन तर्क है कि जब से परिणाम आए हैं, क्योंकि दोनों स्वर्ण बहुल सीट है, तो उनके बारे में ये भी लगातार मतलब सोशल मीडिया पे शाम से ट्रेंड कर रहा है कि कहीं ना कहीं यूजीसी और इन जैसे मुद्दों को लेकर स्वर्ण जो समाज है, वो जो भाजपा का कोर वोटर रहा है, वो लगातार धीरे धीरे छटकने की तैयारी में तो नहीं है। इस तरह की चर्चा सोशल मीडिया पे ज्यादा ट्रेंड कर रही है, तर्क के साथ जी, तथ्य के साथ नहीं। तो आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा खुश तो प्रशांत किशोर होंगे। प्रशांत किशोर पिछले आम चुनाव में बिहार के खारिज हो गए थे, इस बार वो उपचुनाव में जीत कर आए हैं। मुझे लगता है कि ये भी बिहार की राजनीति में कितना बदला होगा कितना नहीं होगा, लेकिन प्रशांत किशोर, इसमें कोई शक नहीं कि एक
अथॉरिटी तो हैं, वो कई जगह एडवाइज़र रहे हैं, भाजपा के भी रहे हैं। वो अकेले ऐसे आदमी जो बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस सबको उन्होंने सलाह दी और दावा है कि उनकी सलाह पे चुनाव लोग जीतते हारते थे। अब वो पिछली बार खुद हार गए थे, इस बार चुनाव में जीते हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी बिहार विधानसभा में थोड़ा सा हलचल रहेगी और सरकार के कामकाज को वो नियंत्रित करेंगे अपने तर्कों से और अपनी बातचीत से। आपकी अंतिम टिप्पणी बहुत छोटी। देखिए राघवन जी, कई बार जब असमंजस की स्थिति बन जाती है कि हम कांग्रेस में को वोट दें या बीजेपी को वोट दें, तो ऐसे समय में ऐसे प्रत्याशी आगे हो जाते हैं जो वास्तव में जो जनता के मुद्दे उठा रहे थे या जिनमें थोड़ी बहुत उनको पोटेंशियल दिखता है। तो बांकीपुर सीट इसलिए, और बांकीपुर में भी आप देखो, आप प्रयोग करते रहे, पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया, फिर उसका वापस नाम ले लिया, फिर दूसरा डिक्लेयर कर दिया। तो एन चुनाव प्रयोगशाला होना चाहिए जी। मध्य प्रदेश बीजेपी की प्रयोगशाला, लेकिन ये प्रयोगशाला एन टाइम भी थोड़ी प्रयोग करते रहते हैं साहब। H2SO4 मिला रहे, HCl मिला रहे, विस्फोट ही होगा उसमें। तो ये चीज़ों को इनको बीजेपी को थोड़ा सा देखना चाहिए और हो सकता है संगठन इस बारे में भी विचार करे। लेकिन ये जो एक नया इन्होंने जो शिवगोपा छोड़ा था सीनियर लीडरों को लेकर, उनको थोड़ी सी संजीवनी मिलेगी। बिल्कुल, कि हो सकता है अब वो जो सोच रही थी बीजेपी, तो अब इनको तवज्जो मिले। बिल्कुल, कुल मिलाकर बिहार में प्रशांत किशोर जो है वो ऑक्सीजन लेकर काम करेंगे। और मध्य प्रदेश में जो हमारे साथी योगीराज जी कह रहे थे कि जो सीनियर लीडर है उनको साइडलाइन करने की बात है, अब वो कुछ साल के लिए टल सकती है। अगर वो साइडलाइन भी हुए तो उनके परिवार से किसी को टिकट मिल सकता है या उनकी पसंद के किसी आदमी का नाम पूछकर उनको टिकट दिया जा सकता है कि अगर आपको टिकट हम काट रहे हैं तो आपकी पसंद का व्यक्ति बताइए ताकि हम उसको टिकट दें और आप उसको जिता कर लाएं। तो ये जो हार है ये भाजपा के लिए सबक वाली और कांग्रेस के लिए खुशी देने वाली है। जैसा दिग्विजय सिंह जी कह रहे थे, जीतू पटवारी, ये तमाम लोग जो हैं उम्मीद करते हैं कि ये चुनाव जिस तरह से ईवीएम को बचाने वाला रहा है, अगले चुनाव में भी ईवीएम बचेगी। वोट चोरी के मामले ठंडे बस्ते में जाएंगे, लोग मुद्दों पर बात करेंगे और उस मुद्दों पर बात करके अपनी बातों को साबित करके सही या गलत। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। रंजन जी आपका साधुवाद, योगीराज जी आपका धन्यवाद और नागेंद्र जी आपका बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बाखबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।